हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 5 द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 22 लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, जो बायो का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear student, hope you all will be fine. Today I will teach you chapter 22 and chapter name is life processes first, nutrition, transportation, respiration and excretion. तो हम लोग इस चैप्टर में न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. The activities by which living organisms take in food, derive energy, remove waste from their body, and respond to changes in the environment are called life processes. In this lesson, you will learn about basic life processes, namely nutrition, respiration, transportation of nutrients and salts in the body, and excretion. So यहाँ पे आपको लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन पूरा दिया हुआ है. वैसा एक्टिविटी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं, उसके बाद से एनर्जी डिराइव करते हैं और अपने बॉडी से वेस्ट का रिमूवल करते हैं और अपने इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है. मूव फर्दर. Nutrition. Why do we need food? How do you feel if you do not have food for a day or two? You may feel exhausted and weak. But if you do not get food for a few days, will you survive and grow? You will probably say no. We know that living beings need food to survive. तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है. अगर आप लोग को खाने के लिए 1 से 2 दिन ना मिले तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? शायद आप लोग ये बोलोगे कि आप लोग को अंदर से एग्जॉशन फील हो रहा है, वीक फील हो रहा है, मतलब आप लोग बहुत कमजोर हो रहे हो. अगर आप लोग को कुछ दिनों तक खाना नहीं मिले तो क्या होगा? क्या आप लोग सर्वाइव कर पाओगे या ग्रो कर पाओगे? आप लोग शायद बोलो ना, ऐसा नहीं हो सकता. हम लोग को खाने की आवश्यकता, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें खाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि वो सर्वाइव कर सके. Food provides the essential raw material that our body needs to grow and stay healthy. It also provides energy to carry out various life processes. Food हमें essential raw material प्रदान करता है जिससे हमारा बॉडी ग्रो कर सके, हेल्दी रह सके. यह हमें एनर्जी भी देता है ताकि हम लोग अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सके. और हम इस चीज़ को दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं. फूड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? Food provide energy to carry out life processes such as respiration, digestion, excretion, etc. Help in growth of the body and repair of worn out and damaged cells and tissues. Help in the production of enzymes and hormones in the body. तो फूड हमें अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी देता है, रेस्पिरेशन करने के लिए एनर्जी देता है और डाइजेशन एक्सक्रीशन करने के लिए. हमें फूड हमें हेल्प करता है ग्रोथ करने में और जितने भी बर्न आउट डैमेज सेल और टिश्यूज है उनको रिपेयर करने के लिए. और हमें फूड से क्या होता है, हमारे बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है. Here is the definition of nutrition. Nutrition is defined as a process by which living beings obtain food, change food into simple absorbable forms, and use it to make substances needed by the body. तो हम लोग न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग बींग्स अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, फिर उसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करते हैं और इसे फिर जैसे उनकी बॉडी में जरूरत है उस अनुसार उसको चेंज करते हैं. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. You already know that only plants can make their own food. Animals eat plants or other animals. There are two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. तो आप लोग पहले ही जानते हो कि जो प्लांट्स है सिर्फ वही अपना खाना बना सकते हैं और जितने भी एनिमल्स है वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. और यहाँ पे सिर्फ दो मेन न्यूट्रिशन का मोड है, जो कि एक ऑटोट्रॉपिक है और एक हेटरोट्रॉपिक है. तो हम लोग पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं. ऑटो मीन्स सेल्स एंड ट्रोफोस मीन्स फूड. ऑटो मीन्स होता है सेल्स एंड ट्रोफोस मीन्स फूड. The green plants, algae, and certain bacteria manufacture their own food through photosynthesis. They are termed autotrophs and their mode of nutrition autotrophic nutrition. They are the producers of the food chain
as all organisms depend for food on them. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स या एल्गी या फिर कुछ बैक्टीरिया भी है जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तो उन्हें क्या बोला जाएगा? जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोला जाएगा, और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खाना को प्रोड्यूस करते हैं। फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोस मीन डिफरेंट एंड ट्रोफोस मीन्स फूड। The organisms which depend on other organisms for their food are called heterotrophs and their mode of nutrition is heterotrophic nutrition. वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर हो उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ वेरियस टाइप। अब यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके भी वेरियस टाइप्स है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन से देखते हैं। होलोज मीन्स होल, जोइक मीन्स एनिमल। होलोजोइक न्यूट्रिशन includes ingestion, digestion and absorption of food as in amoeba, frogs and human beings. होलोज मीन्स होल होता है पूरा, और जोइक मीन्स एनिमल। तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना, जैसे अमीबा में हो गया, फ्रॉक्स में हो गया, ह्यूमन बींग्स में हो गया, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। Parasitic nutrition. Have you ever been bitten by a hair louse or a bed bug or had worms inside the body? These organisms that live on or inside their living organisms and derive their food from them are called parasites, and the nutrition is called parasitic nutrition. Cascata or dodder plant, amarberry is a parasite on green plants. Parasitic nutrition क्या होता है? आपने कभी आपको हेडलोज ने काटे, आपके बाल में कभी जुए हो गए जिससे आप परेशान हुए हैं, या फिर बेड बग यानी कि किसी खटमल ने काटा है, या फिर आपके बॉडी में कभी वर्म्स हुआ है। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? या तो ह्यूमन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में रहते हैं या फिर आउटसाइड रहते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, और ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा। इसका एग्जांपल में हो गया कसकटा और डॉडर प्लांट, जिसे अमर बेल के भी नाम से जाना जाता है, और ये ऐसा पैरासाइट है जो कि ग्रीन प्लांट्स के रूप में पाए जाते हैं। Saprotrophic nutrition. You must have seen a white cottony growth developing on your wet leather shoes or belts, especially when they get wet during rainy days. This is a fungus. The fungus grows and feeds on substances which were once part of the living organisms, such as stored food, wood, leather, and rotten plant products. Some common examples are mushrooms, bread mold, yeast, etc. Organisms that derive their food from dead and decaying organisms are called saprotrophs. Saprotrophs helps in cleaning the environment by decomposing the dead and decaying organic matter. तो आप लोगों saprotrophic nutrition देख लो क्या होता है। आप लोगों ने कभी बरसात के मौसम में ये देखा होगा कि आपका जो भीगा हुआ जो लेदर का शूज है या फिर बेल्ट है उस पे व्हाइट कॉटनी सा कुछ आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं? फंगस। और जो फंगस है वो यहाँ पे आके ग्रो करते हैं और फिर फीड भी करते हैं। फिर क्या कि वो अपने खाने को जो भी स्टोर खाना है, जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जैसे कि हमारा जो शूज है वो लेदर से बना, लेदर कहाँ से आया? तो किसी भी एनिमल्स के स्किन से आया। तो वो जो एनिमल के स्किन से आया तो इट मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, और उस पर अब ये सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो फंगस आते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वहां पे खाना स्टार्ट कर देते हैं, उससे अपना एनर्जी डिराइव करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी जो सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? जैसे लकड़ी हो गया, लेदर हो गया, फिर जितने भी रोटन प्लांट प्रोडक्ट्स हो गया उस पे अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो एग्जांपल हो गया सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, एक्सेट्रा।
और वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है, और सेप्रोट्रॉप्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर उस पे वो फीड करता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता जाता है। यहाँ पे आपका इंडेक्स क्वेश्चन 22.1 दिया गया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग जानेंगे कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेक। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है बनाना। Photosynthesis is a biochemical process by which green plants manufacture their own food using carbon dioxide and water as raw materials in the presence of sunlight and chlorophyll. Oxygen is released as a byproduct in this process. Photosynthesis एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रॉ मटेरियल के रूप में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प के थ्रू, और इसमें ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है बाई प्रोडक्ट्स के रूप में। Photosynthesis is the only process by which solar energy is converted into chemical energy. The overall reaction of photosynthesis is given here. देखिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक ये भी माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स में ही क्यों होता है और जो हमारे एनिमल्स है या फिर जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है उनके जितने भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स में क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, और ये सब ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। 6CO2 प्लस 12H2O, इसको ये कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज 6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, प्लस यहाँ पे 6H2O 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लस 6O2 यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो गया। एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल एसेंशियल है। क्लोरोफिल। To carry out photosynthesis, plants require as raw materials carbon dioxide, CO2, water, H2O, light, and chlorophyll. Light gives energy for photosynthesis. Photosynthesis takes place in chloroplasts in the cells of leaves. The green color of plants is due to chlorophyll. Chlorophyll is in the chloroplast. It can trap light. अब हम लोग देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल्स के रूप में रिक्वायर है। तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी देता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ पे एक्सप्रेस करता है, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि लिप्स के सेल रिप्रेजेंट होते हैं, और जितने भी प्लांट्स ग्रीन इन कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और ये लाइट को ट्रैप कर सकते हैं। सनलाइट इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल एज सोलर एनर्जी, और क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्सॉर्ब किया जाता है सोलर एनर्जी के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Carbon dioxide and water are combined in the chloroplast with the help of a number of enzymes to yield sugar, which is converted into starch. Oxygen formed during photosynthesis diffuses out into the atmosphere through the stomata. अब कार्बन डाइऑक्साइड ये जो वाटर है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से, और क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो शुगर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान फॉर्म होते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे फिगर 22.1 में समझाया गया है कि फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ, कैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है एक लीफ में। The mechanism of photosynthesis. अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के क्या क्या मैकेनिज्म है। फोटोसिंथेसिस occurs into two steps, the light reaction and the dark reaction. In the light reaction, light is captured by chloroplast. The reaction occurs in the chloroplast. In the dark reaction, glucose is formed. Dark reaction occurs in chloroplast. The dark reaction and light reaction occurs simultaneously. तो हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस का जो दो मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होता है, एक लाइट रिएक्शन में होता है और एक डार्क रिएक्शन में होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा लाइट को कैप्चर किया जाता है, उसके बाद
जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और डार्क रिएक्शन भी क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है। और जो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन है वो सिमिल्टेनियसली होता है, यानी कि एक के बाद एक होता है। What happens to the end products of the photosynthesis? अब जो photosynthesis का end product है उसके साथ क्या होता है? As seen in figure 22.1, glucose is formed in photosynthesis. It is either used up by the cells or is converted and stored in the form of starch. The other end product, oxygen, is released into the atmosphere. Energy is released during photosynthesis. अब हम लोग जैसा कि फिगर 22.1 में देखें कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो ये जो ग्लूकोज है वो तो या तो प्लांट्स के सेल यूज करते हैं या फिर इसको कन्वर्ट करके स्टार्च के रूप में इसको स्टोर कर लेते हैं, या फिर जो अदर इसमें एंड प्रोडक्ट है जो कि ऑक्सीजन, जिसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, और एनर्जी भी रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लोग हम यहाँ पे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। Photosynthesis is responsible for providing food to all living beings. Carbon dioxide produced during respiration by all living beings is used up during photosynthesis and does not accumulate in the atmosphere. Oxygen released during photosynthesis is used for respiration by living beings. फोटोसिंथेसिस से वह रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए फूड को प्रोवाइड करवाए। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा, और ये यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स के द्वारा, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट ना कर पाए। और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो कि हम लोग जो लिविंग बींग्स है वो अपने रेस्पिरेशन के दौरान उससे यूज करते हैं। हियर इज द इंटेक्स क्वेश्चन 22.2, ट्राई टू सॉल्व इट। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स and humans. Sorry. The food that we eat consists of many different items of food. You may prefer to take more of one type of food and less of another. Does your diet fulfill your body's requirement? Does it satisfy your taste buds or body needs? Think. For healthy growth and development of the body, you need to eat food that provides enough of all essential nutrients. What does the term nutrient mean? Nutrients are the chemical substances present in our food which nourish our body. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, और आप लोगों को क्या बोला जाता है कि कोई जो फूड है वो थोड़ा ज्यादा खा लो, कोई थोड़ा कम खा लो। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी डाइट खा रहे हो, क्या उसमें जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्या वो सब फुलफिल हो रहा है न्यूट्रिएंट्स? क्या आपका जो भी टेस्ट बर्ड या फिर जो बॉडी नीड्स आपके लिए कर रहा है, क्या आप उस खाने को खाकर सेटिस्फाई हो? सोचो इसके बारे में। आपको क्या करना है कि जो भी आप खाते हो तो उससे आपकी बॉडी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको हेल्दी खाना खाना होगा, और जिससे आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सके। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट आखिर होता क्या है। न्यूट्रिएंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होता है और वो हमारे बॉडी को नरिश करता है। Nutrients are broadly divided into three groups. Nutrients को three groups में divide किया गया है: energy yielding nutrients, carbohydrates and fats, building nutrients, proteins and growth regulating nutrients, vitamins and minerals. तो हम लोग को जो भी एनर्जी मिलता है वो किस न्यूट्रिएंट से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। बॉडी बिल्ड कैसे होता है हम लोग का? किस न्यूट्रिएंट से? प्रोटीन से। और विटामिन एंड मिनरल्स से हमारे जो ग्रोथ रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। Carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy in our diet. Carbohydrates may be in the form of sugar, starch or cellulose. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे डाइट में मेन सोर्स है एनर्जी प्रदान करने के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, शुगर के फॉर्म में हो सकते हैं, स्टार्च के फॉर्म में हो सकते हैं और सेलुलोज के फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पे डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स का चार्ट दिया हुआ, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। शुगर में कौन कौन से आते हैं? फ्रूट्स, मिल्क, शुगर केन खाओगे तो आप लोग को शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। स्टार्च में पोटैटो हो गया, व्हीट, राइस, स्वीट पोटैटो। एंड सेलुलोज रफेज में सैलेड्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। जितने भी सैलेड्स या रॉ वेजिटेबल्स है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, रफेज पाया जाता है, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है क्योंकि इससे हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, हमारा बॉडी स्मूथली वर्क करता है, हम लोग आराम से एक्सक्रीट कर सकते हैं। Next है fats. Keep the body warm, help in transport of fat-soluble vitamins. Some common sources of fats are edible oil, ghee, butter, meat, and nuts like groundnuts. 1 gram of fat and oxidation given out 37 kilojoules, 9 kilocalorie of energy. तो फैट्स के क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक है। पहले तो ये हमारे बॉडी को ठंड में वार्म रखता है, फिर हम लोग का जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और हमारे जो फैट्स है उसके कौन कौन से सोर्सेस है, एडिबल वाले जो खाने योग्य तेल होता है हम लोग जिसमें खाना बनाते हैं वो, फिर घी हो गया, बटर, मीट एंड नट्स जितने भी है, ग्राउंड नट्स, ये सब में फैट्स पाए जाते हैं। और 1 ग्राम जो फैट होता है वो कितना ऑक्सीडेशन देता है, 37 किलो जूल्स इक्वल टू 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इतना एनर्जी हम लोग को 1 ग्राम फैट देता है। Proteins. You must have often heard your mother insisting on you having glass of milk or a bowl of cooked pulses, dals or an egg. All these are rich in proteins. Growth of body tissues is the main functions of proteins. तो आपने अपनी माँ से सुना होगा कि वो आपको हमेशा दूध पीने के लिए या फिर 1 कटोरी दाल खाने के लिए बोलती रहती है, या फिर अंडा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब जितने भी फूड आइटम्स है उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और जो हमारे बॉडी के टिश्यूज का ग्रोथ करवाने का जो भी फंक्शन है वो सारे प्रोटीन्स के पास है। Vitamins. You have often heard your mother saying, eat carrot and your eyesight will improve. This is because carrot contains vitamin A. What are vitamins? List certain vitamins. They are necessary for normal growth and maintenance of the body and are required in relatively small amounts. Deficiency of a particular vitamin causes disease. Overdose of certain vitamins such as vitamin A and this harmful. अब आपकी माँ ये भी कहती होंगी आपसे कि आप गाजर खाओ जिससे आपका आई साइट जो देखने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। हम लोग देखेंगे विटामिन क्या होता है। तो विटामिन क्या होता है कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और जरूरी होता है, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में। और बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कि पार्टिकुलर विटामिन के एब्सेंस में हमें हो जाते हैं, और अगर हम लोग विटामिन का ज़्यादा यूज़ भी कर लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे कि विटामिन ए या विटामिन डी ज़्यादा खा लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होगा। विटामिन्स में भी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक फैट सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B4, B12 एंड सी, जितने भी विटामिन्स ये सब है वो वाटर सॉल्युबल है। विटामिन्स ए, डी एंड के फैट सॉल्युबल है। Types of vitamins, their sources, functions, and deficiency diseases. In table 22.1, you will see types of vitamins, sources, functions, एंड डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए है यहाँ पे, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? मिल्क, कैरोट्स, टोमेटोज, एग। इनके फंक्शन क्या है? कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। ये हमारे आईज और स्किन को हेल्दी रखते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, यानी कि हम लोग को डिम लाइट में अच्छे से दिखेगा नहीं। विटामिन B1, इसके सोर्सेज है मिल्क, पीस, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट। इनका फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डिफिशियंसी, अगर ये हम लोग बी पर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हमें बेरी बेरी डिजीज हो जाएगा। डिजीज विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। विटामिन B12, लीवर, एग्स, मिल्क, फिश आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B12। फंक्शंस क्या क्या है? फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेस, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। अगर हमारे बॉडी में B12 ना रहा तो हमें अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अगर आपकी बॉडी में B12 नहीं रहा तो आप लोग को आरबीसी की कमी हो जाएगी। विटामिन सी, इनके सोर्सेस क्या है? आंवला, टोमेटो, साइट्रस फ्रूट्स, वाटर, चेस्टनट, सिंघाड़ा। ठीक है। इनके फंक्शन है हेल्दी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स, ये हेल्दी ग्रोथ करवाते हैं और जितने भी ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। इनके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा? स्कर्वी, अ डिजीज इन व्हिच गम्स स्वेल अप एंड ब्लीड। एक ऐसा बीमारी जिसमें आपका जो गम है, जो आपके मसूड़े है वो फूल जाएंगे और इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन डी, सनलाइट, मिल्क, होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। जितने भी ये सब चीजें है उससे विटामिन डी का सोर्सेज है। फिर इनके फंक्शन क्या क्या है? फॉर्म स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इनके फंक्शंस क्या है? सॉरी, इनके डिफिशियंसी आपको इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेट्स होता है, डिजीज व्हिच अफेक्ट्स बोन्स इन चिल्ड्रन मेकिंग देम सॉफ्ट एंड फॉर्म डिफॉर्म। तो एक ऐसा बीमारी है जो कि बच्चों को होता है, जिसमें बच्चे का जो बोन होता है उसे अफेक्ट करता है, उसे कमजोर बनाता है और उसे शेपलेस बनाता है। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। फंक्शन प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अफेक्ट्स फर्टिलिटी, इससे कौन सी बीमारी होती है कि ये हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। विटामिन के,
ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज, जितने भी ये ग्रीन जो वेजिटेबल्स है जैसे कि स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, उसमें विटामिन के पाए जाते हैं। इनकी फंक्शन क्या है? हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड की क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, अगर आपको आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई तो आपको ज्यादा ब्लड होगा जब भी कोई घाव लग जाए तो। मिनरल्स, minerals such as iron, calcium, sodium, potassium, iodine, etc. are required by the body in small quantities, indicates the sources and functions of some important minerals. तो मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, जितने भी वो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज के रूप में प्रेजेंट चाहिए होता है, जितने भी ये इंडिकेट्स कर क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेज हो गए, फंक्शंस हो गए हमारे मिनरल्स के, वो यहाँ पे टेबल 22.2 में शो किया जा रहा है। मिनरल्स सोर्सेज फंक्शंस, आयरन, इनके सोर्सेज क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टर्निप, स्प्राउट्स, ईस्ट, लिवर एग्स एक्सेप्ट मीट, ठीक है। इनके फंक्शन से फॉर्म्स हेमोग्लोबिन, अगर आपके बॉडी में आयरन रहेगा तो आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज हेमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स में कैल्शियम, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वहां से हमें कैल्शियम मिलता है। इनके फंक्शंस क्या है? फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड नीडेड फॉर मसल मूवमेंट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इनके फंक्शंस क्या? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ बनाते हैं, ये हमारे मसल मूवमेंट में भी नीड होते हैं, जरूरत पड़ता है, और ये हमारे ब्लड को भी क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। पोटेशियम, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन या येलो वेजिटेबल्स उनसे पोटेशियम प्राप्त होता है। इनके फंक्शन है फॉर ग्रोथ एंड कीपिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल्स एंड ब्लड, ये क्या करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस सेल्स और ब्लड के रेगुलेट करते हैं। आयोडीन, सी फूड आयोडाइज सॉल्ट, हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है? जितने भी सी फूड है या फिर आयोडाइज सॉल्ट है वहां से हमें आयोडीन की कमी को पूरी कर सकते हैं। और इनके फंक्शन क्या है? बॉडी मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को ग्रो करवाता है और हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। वाटर, water is an important part of our diet. It makes 65 to 70% of our body weight. Water regulates the body temperature and provides is a medium for biochemical reactions taking place in the body. अब जो वाटर है वो हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये हमारे 65 to 75% ऑफ आवर बॉडी वेट के, हमारा जो बॉडी वेट होता है 65 to 70% वहां तक वाटर की जरूरत होती है। और वाटर जो है वो क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये हमारे बॉडी में एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस करता है हमारी बॉडी के अंदर। Raw vegetables. Raw vegetables helps in bowel movement. They form the roughest needed to prevent constipation. अब raw vegetables का क्या काम है कि ये हमारे एक्सक्रीशन को हेल्प करते हैं करने में, ये हमारे जो इतने भी ये बॉवेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये क्या है? ये इसमें रॉफेल्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। Now that you are aware of the components of diet, try to analyze your own food intake. Do you include all the components in your diet? For healthy growth and development, you need to eat foods that provide the essential nutrients in the correct proportion. Eating a variety of foods in proper quantity every day constitutes a balanced diet. A balanced diet contains adequate amounts of essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and water. The proportion may depend on age, sex, pregnancy, etc. अब आप अवेयर होंगे कि जो डाइट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें ज़रूरी है, तो आप लोग जो भी डाइट लेते हो तो आप अपने उस फूड को एनालाइज करो और देखो कि आप जो भी डाइट ले रहे हो क्या आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं। आपके हेल्दी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए आप लोग को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट लेना चाहिए जिसमें जितने भी डाइट है वो बैलेंस तरीके से हो। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी एवरी डे कंस्टिट्यूट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि आप लोग वैरायटी ऑफ फूड्स खाओ प्रॉपर क्वांटिटी में हर एक दिन, वो सब मिला के बैलेंस डाइट बनता है। और बैलेंस डाइट में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए। और बैलेंस डाइट के लिए हम लोग को क्या क्या खाना चाहिए रोज? कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें वो फैट्स हो, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। और ये कैसे खाना चाहिए? तो आपको ये चीज आपके एज पे, सेक्स पे और प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है।
Here we go in text question 22.3. So try to solve this questions. The next topic is digestion, the process of nutrition in human beings. अब हम लोग देखेंगे जो human beings है उनमें digestion का process कैसे होता है. The food that we eat cannot be used by the cells in the body in the form in which it is eaten. Conversion of complex food material into smaller substances so that it can be absorbed by the cells is called digestion. Taking in of food is termed ingestion. अब क्या कि हम लोग जैसे food खाते हैं तो हम लोग उस तरह से ही उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो जो सेल है हमारा यूज नहीं कर पा रहा है, उसे वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से उसको स्मॉलर सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे जो सेल है एब्जॉर्ब करता है और इस प्रोसेस को डाइजेशन बोला जाता है. और जो भी हम लोग खाना खाते हैं माउथ के थ्रू उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. देखिए यहाँ पे इंजेशन का आपका डेफिनेशन बहुत अच्छा लिखा हुआ है. टेकिंग इन ऑफ फूड इज टर्म्ड इंजेशन. ओके. द डाइजेस्टिव सिस्टम. Here is the figure of digestive system. Figure 22.2 shows digestive system and you have to learn this figure with labeling. Alimentary canal is a long continuous tube constituted made by mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum. The glandular organs, salivary glands, liver and pancreas and the alimentary canal form the digestive system. अब हम लोग देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका फंक्शन क्या होता है. तो उसमें जो एलिमेंट्री कनाल है इसमें लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब होता है जिसे आइसोफेगस बोला जाता है, जो कि माउथ के थ्रू जुड़ा रहता है. फिर इसमें क्या क्या आता है, फेरिंग्स हो गया, आइसोफेगस फूड पाइप को भी बोला जाता है, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम. और यहाँ पे ग्लैंडुलर ऑर्गन्स भी है जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर और पैंक्रियाज भी है एलिमेंट्री कैनाल में, और ये सब फॉर्म करते हैं क्या चीज एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम. एंजाइम्स. The process of digestion requires enzymes present in the digestive juices secreted by the organs of digestive system. They convert complex substances into simpler ones. Enzymes are chemicals which speed up chemical reactions taking place in cells. Almost all enzymes are complex proteins and remain unchanged during the chemical reaction. They can therefore be used repeatedly. अब क्या है कि एंजाइम होता क्या और इसका क्या काम है हमारे बॉडी में, क्या फंक्शन है. तो जो भी हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं उसमें हमें डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करने के लिए कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है. और जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल वंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. एंजाइम्स वैसे केमिकल्स को कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन जो भी हमारे सेल्स में हो रहा है उसको वो स्पीड अप करते हैं. और जितने भी एंजाइम्स है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज करते हैं और इसे बार बार यूज करने में हेल्प करते हैं. प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन. अब कौन कौन सा प्रोसेस है न्यूट्रिशन में हम लोग वो देखते हैं. द एंटायर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन. तो ये सारे जो प्रोसेस है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. सो इंजेशन एंड डाइजेशन हम लोग देखेंगे कि इंजेशन और डाइजेशन है क्या. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. The process of taking in food through the mouth is called ingestion. The digestion of food starts from the mouth and it in the small intestine. तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी वैसे प्रोसेस जो हम लोग खाना खाते हैं अपने माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है. और फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होता है. माउथ. Carbohydrates such as starch are broken down or digested to form sugar. Saliva contains an enzyme, salivary amylase, that breaks down starch into sugar. It also helps in lubricating the food and making it easier for swallowing. तो जो माउथ है उसका हम लोग फंक्शन देखते हैं. वो क्या करता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में शुगर को हेल्प करता है. इसमें माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जिससे हमारे सलाइवा निकलते हैं और वो क्या करते हैं कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं. और ये फूड को लिब्रिकेट करने में, मतलब कि इसको फूड को वो लिब्रिकेट करते हैं, उसको स्मूथ बनाते हैं. उसमें जो भी खाना खाते हैं हम लोग उसमें वो सलाइवा मिक्स हो जाता है, उससे लिब्रिकेट करते हैं फूड को. और ये इससे क्या होता है, जो हम लोग भी जो भी खाना खाते हैं उसे हम लोग आराम से स्वेलो कर सकते हैं, उसे आराम से निगला जा सकता है. Esophagus. There is no digestion in this part, also called gullet. The esophagus or the food pipe by the contraction of muscles in its wall pushes the food into the stomach. Muscle movement in stomach
पेरिस्टालसिस एंड द हेल्प फूड ट्रेवल डाउन टू द एलिमेंट्री कैनाल। अब ऑसोफेगस क्या काम करता है? इसमें तो कोई भी डाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, इसे यूरेट भी बोला जाता है और ऑसोफेगस को फूड पाइप के भी नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है? अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे इसकी जो वॉल है वो फूड को स्टमक की ओर पुश करता है। इससे मसल मूवमेंट होता है। इस मसल मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोला जाता है और ये फूड के ट्रैवल में हेल्प करता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाता है उसे पुश करने में esophagus help करता है। Stomach. The stomach is highly muscular organ. The gastric glands presented its wall secrete gastric juice containing hydrochloric acid and enzymes like pepsinogen. Acid activates pepsinogen into pepsin and kills bacteria. Proteins are broken into smaller fragments called peptones by the enzyme pepsin. अब जो स्टमक होता है वो हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को कंटेन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजेन। अब जो HCl है उनका क्या फंक्शन है? वो पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है और उससे पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। और जो प्रोटीन्स है उसका ब्रेक डाउन करता है, उससे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उसको तोड़ता है जिससे वो पेप्टॉन्स बनता है। और ये सब जो फंक्शन होता है वो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन. The food moves from the stomach to the duodenum, which is the upper part of the small intestine. Emulsification of fat. Fat is broken into fat droplets. Takes place with the help of the bile juice secreted by the liver and stored in a gallbladder. Bile does not have any digestive enzymes, but it carries an alkaline medium which is essential for the action of pancreatic enzymes. तो जितने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी फूड है वो मूव्स करता है कहाँ? स्टमक से ड्यूडेनम की ओर। ड्यूडेनम क्या है? तो ये अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इट मीन्स फैट को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और ये कैसे टेक्स प्लेस होता है? बाइल जूस की हेल्प से, जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और इसे गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और जितने भी जो बाइल जूस है उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये अल्कलीन मीडियम क्रिएट करता है जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्शन में आते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस तीन टाइप्स के एंजाइम्स को कंटेन करते हैं: ट्रिप्सिन, एमिलेज एंड लिपेज। ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है? कन्वर्ट्स पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस टू स्मॉलर पेप्टिड्स। जो भी पेप्टोन्स या फिर प्रोटियोसिस है उसको स्मॉलर पेप्टिड्स में वो कन्वर्ट करते हैं। एमिलेज क्या करते हैं? कन्वर्ट स्टार्च इनटू मैल्टोज। वो स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। लिपेज का फंक्शन है कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो वो फैट्स और फैटी एसिड को ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। The digestion of proteins into the end product is amino acids, carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol is completed in the small intestine. अब जो प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है उसके बाद फिर जो एंड प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है और फैट्स का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल है। और ये सब क्या होता है? कहाँ डाइजेस्ट होता है? कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में। The inner surface of small intestine contains thin-like projection, finger-like projections called villi, which increases the surface area for absorption of digested food into the blood capillaries lining the villi. The blood then carries the absorbed food to different parts of the body, and undigested food is pushed into the large intestine. अभी क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, उसे विली बोला जाता है। वो क्या करता है कि वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और फूड के डाइजेशन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फिर उसके बाद उसको ब्लड कैपिलरीज तक ये जो विली है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो ब्लड है वो क्या करता है? कैरी करता है एब्जॉर्ब फूड को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पुश किया जाता है। Here is the box. Jaundice is caused by liver infection. जो jaundice है वो liver infection के द्वारा होता है। यहाँ पे पूरा बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। Large intestine. This part of the body absorbs water from the undigested food and solid waste is lubricated to form the feces. The feces pass on to the lower part of the large intestine called the rectum and are thrown out of the body through the anus. अब लीवर जो लार्ज इंटेस्टाइन है इनका क्या फंक्शन है? तो ये बॉडी क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड वेस्ट के रूप में उसे लुब्रिकेट करते हैं, उसे स्मूथ बनाते हैं। उसके बाद फिर जो
जो फेसेस है उसको लोअर पार्ट में भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसको रेक्टम बोला जाता है। और ये फिर क्या होता है, जो रेक्टम के नीचे एनस होता है, जिससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। एब्जॉर्प्शन, ब्लड कैपिलरीज इन द belly pick up digested food and take it to all cells। जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो क्या करते हैं, वेली से डाइजेस्टेड फूड को पिक करते हैं और पूरे सेल्स तक पहुंचाते हैं। एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब्ड फूड supplied to cells is used to release energy and also to build up the cell components। This is called assimilation। इसमें एसिमिलेशन क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो सेल्स में सप्लाई किया जाता है और ये एनर्जी रिलीज करता है और ये हमारे सेल कंपोनेंट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। इजेशन, the process by which the undigested food material or waste is released from the body is called egestion। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को या फिर वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को egestion बोला जाता है। Here is the index question 22.4, try to solve this questions। डेफिशिएंसी डिजीजेस और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। अब हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज या फिर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स क्या है। A disease that occurs due to lack of adequate and balanced diet is called deficiency disease। Intake of improper or inadequate diet in human beings is called malnutrition। Malnutrition is harmful for children as it retards their mental and physical growth। Deficiency diseases due to inadequate nutrition are of three types: protein energy malnutrition (PEM), mineral deficiency diseases, and vitamin deficiency diseases। एक ऐसी बीमारी जो कि इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड खाने से होती है उसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज होता है। और ये कैसे होता है, तो जो भी हम लोग इम्प्रॉपर या फिर इनएडिक्वेट डाइट खाते हैं जिससे हमारा बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, उसे माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। माल न्यूट्रिशन क्या है, ये चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल होता है, ये उनके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ये रिटार्ड कर देता है उन्हें। और डिफिशियंसी डिजीज तीन तरह के होते हैं: प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसे पीएम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज जो कि मिनरल्स के ना होने से होता है, और जो विटामिन डिफिशियंसी डिजीज जो विटामिन के ना होने से होता है हमारे बॉडी में। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम। Deficiency of diet causes PEM। This is the prime reason why your parents insist that you should drink milk, eat pulses, and other source of proteins। Two diseases caused due to PEM are marasmus and kwashiorkor। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होता है, जो डिफिशियंसी होता है, उसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोला जाता है पीईएम। इसलिए यही एक प्राइम रीजन है जो कि आपके जो पेरेंट्स है वो आपको मिल्क पीने के लिए इंसिस्ट करते हैं, आपको दाल खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, या फिर जो भी अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन से उन्हें लेने के लिए बोलते हैं। और अगर आपके बॉडी में प्रोटीन ना हो तो उससे दो टाइप्स के डिजीज हो सकते हैं, एक मारिस्मस हो गया, क्वाशियोरकोर हो गया। मारिस्मस क्या है, इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन अप टू 1 year of age। दिस occurs in children deprived of mother's milk। The symptoms of this disease include loss or wasting of muscles, body develop loose folds of skin, ribs become prominent, body growth and development slows down। तो ये क्या होता है कि 1 साल के बच्चे तक को ये बीमारी होता है। ये कैसे होता है कि अगर बच्चों को माँ की दूध सही ढंग से नहीं मिल रही होता तो उन्हें ये बीमारी हो जाती है। और इनके सिम्टम्स क्या क्या है, इसमें जो मसल्स का लूज होना स्टार्ट होता है, ये जो मसल्स है वो लटक जाते हैं, जो बॉडी होता है उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती है उनके स्किन पे, और जो रिब्स होता है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और जो भी बॉडी का डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है वो भी स्लोज डाउन हो जाता है। It can be cured by ensuring mother's milk for infants and by having a diet rich in protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा सकता है और फिर उन्हें वैसा डाइट खाया जा सकता है जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। क्वासियोरकर, amongst children of age group 1 to 5 years, protein deficiency causes kwashiorkor। The symptoms of disease are enlargement of liver due to water retention, darkening of the skin with scaly appearance, hair becomes reddish brown, legs become thin, and retardation of physical and mental growth। Eating a protein-rich diet that consists of milk, meat, groundnut, soybean, jaggery, etc. can cure this disease। तो जो भी 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उन्हें
प्रोटीन की डेफिशिएंसी की डिजीज हो जाती है, वो है क्वासियोरकर। और इनके सिम्टम्स क्या क्या है कि इसमें लिवर होता है वो इनलार्ज होता है वाटर रिटेंशन के कारण। फिर जो स्किन होता है वो डार्क हो जाता है और उस पर स्कैली अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है। फिर जो आपका जो उनके बाल होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं वो थिन हो जाते हैं और उनका जो फिजिकल या मेंटल ग्रोथ होता है वो रिटार्ड हो जाता है। और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, जिसमें प्रोटीन हो वो डाइट खा के, जैसे कि मिल्क पिया जाए, फिर मीट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, जैगरी, ये सब का खा लिया जाए, तो इससे ये बीमारी को क्योर किया जा सकता है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब हम लोग मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। द टू कॉमन मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज आर गोइट एंड अनीमिया। तो गोइट क्या है? काउज ड्यू टू iodine deficiency, which causes enlargement of thyroid gland. Iodized salts and seafood are good sources of iodine. Anemia. Iron deficiency causes lesser production of hemoglobin, respiration pigment, resulting in anemia. An iron-rich diet consisting of spinach, apple, banana, guava, eggs, groundnuts, etc. can help to cure anemia. तो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है ग्वाइट, जिससे क्या होता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइट हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है। और इससे आयोडाइज सॉल्ट या फिर फूड जो है वो गुड सोर्स ऑफ आयोडीन है, इसलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए और सी फूड को लेते रहना चाहिए ताकि हमें व्हाइट ना हो। अनीमिया, ये एक आयरन डिफिशियंसी डिजीज है। अगर आपकी बॉडी में आयरन ना हो तो आपको अनीमिया हो जाएगा। इससे हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में असर पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी को अनीमिया हो जाता है। इसमें जो आयरन रिच डाइट होता है, जिसमें स्पिंच हो गया, एप्पल हो गया, बनाना, गुआवा, एग्स, ग्राउंडनट्स, ये सब हमारे अनीमिया को ठीक कर सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हम लोग देखेंगे। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, you have already studied about vitamins and their deficiency disease in table 2.1। तो आप लोगों ने जितने भी विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है वो टेबल 2.1 में देख लिया होगा, पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग फिर से उसे ऊपर में जाके पढ़ सकते हो। Food adulteration. Why do we prefer to buy food products sold in sealed packets and items made by a standard reliable company? A simple answer is that the manufacturer selling its product in sealed packets or brands ensures delivery of good quality product. Any attempt to mix items of food with cheaper, substandard, edible or inedible substances is called food adulteration. Table 22.3 shows adulterant of different food items. तो हम लोग ये क्यों प्रेफर करते हैं कि हम लोग को जब भी फूड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए तो वो सेल होना चाहिए और उनका ब्रांड अच्छा होना चाहिए, वो अच्छे रिलायबल कंपनी, स्टैंडर्ड रिलायबल कंपनी से रिलेट करते हो। क्योंकि इसका जो आंसर है वो यही है कि जो भी ब्रांड वाला जो कंपनी है, एक ब्रांडेड कंपनी, वो खाने जो भी अपना प्रोडक्ट सेल करेगा वो ये इंश्योर करेगा कि जो उसका फूड है वो उसका क्वालिटी अच्छा है। और देखिए एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। तो जो भी अगर आप खाने में चीपर चीज या फिर जो भी सब स्टैंडर्ड्स का जिसका क्वालिटी अच्छा ना हो या फिर एडिबल इनएडिबल सब्सटेंस को आप खाने में मिक्स करने की कोशिश करते हो, उसे फूड एडल्ट्रेशन बोला जाता है। और ये 22.3 में दिया गया है कि फूड एडल्ट्रेशन में कौन कौन से फूड में क्या क्या मिलाया जाता है। देखिए फूड आइटम्स, कॉमन एडल्ट्रेंट, सीरियल्स। अगर सीरियल्स में क्या क्या मिलाया जाता है? स्ट्रॉ, हस्क, स्टोन्स, इंफीरियर क्वालिटी ग्रेन्स, इन्फेक्टेड और इंसेक्ट इन्फेस्टेड ग्रेन्स। अब क्या है कि जो सीरियल्स जो भी अनाज है उसमें स्ट्रॉ मिला दिया जाता है, हस्क भूसा मिला देता है, स्टोन्स छोटे छोटे मिला दिए जाते हैं, या फिर जो उनके जो ग्रेन्स हो जो इन्फेक्टेड हो किसी जर्म्स के, किसी बैक्टीरिया से, वो सब मिला देते हैं। पल्सेस में क्या क्या मिलाया जाता है? स्ट्रॉ, केसारी दाल, इंफीरियर क्वालिटी ग्रेन्स, इन्फेक्टेड ग्रेन्स, मेटनिल येलो डाई। तो इसमें देखिए जो दाल है उसमें कोई भी मतलब भूसा भर दिया जाता है थोड़ा बहुत, या फिर उसमें केसारी दाल मिला दिया जाता है। इसमें अलग प्रकार का जो दाल है उसमें वो मिक्स कर दिया जाता है, इन्फेक्टेड ग्रेन्स को मिक्स कर दिया जाता है, या फिर येलो डाई भी मिक्स कर दिया जाता है। मिल्क, स्टार्च, वाटर, मिल्क ऑफ अदर एनिमल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट, सिंथेटिक मिल्क। अब मिल्क में क्या क्या मिलाया जाता है? एक्स्ट्रा स्टार्च मिला दिया जाता है, फिर पानी मिला दिया जाता है, या फिर दूसरे जानवरों के भी दूध को मिक्स कर दिया जाता है, या फिर उसमें फैट्स के एक्सट्रैक्शन को, या फिर सिंथेटिक मिल्क जो कि मैन मेड है उस मिल्क को भी उसमें मिला दिया जाता है। एडिबल ऑयल्स में क्या क्या मिलाया जाता है? मिनरल ऑयल, एरिगोमोन ऑयल एंड आर्टिफिशियल कलर्स, इसमें कलर्स वगैरह ये सब मिला दिए जाते हैं। टर्मरिक, हल्दी में क्या क्या मिलाया जाता है? स्टार्च कलर्ड विथ क्रोमेट और मेटानिल येलो डाई, जो कि क्रोमेट और जो मेटानिल येलो जो डाई मिलाया जाता है वो हेल्थ के लिए सच में बहुत ही हार्मफुल है। तो ये सब जितने भी प्रैक्टिस है उसे
फूड एडल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। कोरिएंडर, पाउडर्ड काउ हॉर्स डंग सॉ डस्ट स्टार्च। देखिए कोरिएंडर में क्या मिलाया जाता है, जो भी काउ या हॉर्स का जो डंग है उसको, गोबर है, उसको पाउडर करके इसमें कोरिएंडर में मिलाया जाता है। जो भी सॉ है, डस्ट है, स्टार्च है, ये सब मिक्स कर जाता है। ब्लैक पेपर में ड्राइड पपाया सीड्स, जो भी आप काली मिर्च मतलब मार्केट से लेके आते हो, वो अगर ब्रांडेड नहीं होगा, वो लो क्वालिटी का होगा, तो उसमें क्या मिलाया जाता है कि पपीता के सूखे बीज को मिला दिया जाता है। Here is the index question 22.5. Try to solve it on yourself. वेल, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बचा हुआ है। ये बचा हुआ चैप्टर अगले वीडियो में कवर अप किया जाएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम को, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।